हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल। इसके नेक्स्ट टॉपिक्स हमने पहले वाले प्रीवियस टॉपिक्स कर चुके हैं। इसमें नया टॉपिक आता है एटम और मॉलिक्यूल्स किसके बने हुए होते हैं, कंप्लीट थ्योरी क्या है इसकी, वो सारी चीजें हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। फर्स्टली, व्हाट इज एटम्स? एटम क्या होता है? एटम्स आर द डिफाइंड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। हमने मैटर की स्टेट पढ़ी थी, मैटर पढ़ा था क्या क्या होता है मैटर के स्टेट्स में। तो मैटर किससे बना हुआ होता है? एटम्स से। कि उसको बनाने वाले क्या हैं? एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ द मैटर दैट possesses द प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स। एटम्स अपने एलिमेंट्स की सारी क्या है प्रॉपर्टीज उसमें शो करता है। एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम अकेला नहीं रह सकता। वो इंस्टेड दे फॉर्म आयंस, आयनिक फॉर्म में हो सकता है तब वो अकेला हो सकता है, अदरवाइज एटम अकेला नहीं होता। मॉलिक्यूल्स विच दे फर्दर कंबाइन इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी फील, सी एंड टच। एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, उनको हम टच कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं। अदरवाइज एटम क्या हो? बहुत बहुत सी स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम आर मच टू स्मॉल टू बी सीन। बहुत स्मॉल होता है जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं पाते। हेंस एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट देयर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर हैव टू बी कंडक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ देम। तो उसके एक्सपेरिमेंट्स, उसको देखने के लिए, उसको इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि एटम्स होते हैं, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स वी मे attempt to construct a hypothetical model of an atom that behave like the true atom। जिसको देख के हम ये बता सकते हैं, बाद में हमने उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को इकट्ठा किया, उन रिजल्ट्स की ये हाइपोथेटिकली एक मॉडल बनाया कि एटम्स ऐसे होते हैं। जो एक्सपेरिमेंट्स हमने उसको फाइंड आउट करने के लिए परफॉर्म किए थे। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एटम्स बाउंड टुगेदर बाय द कोवेलेंटली बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक एटम, जब ये एटम इस एटम के साथ बाइंड करता है, ये एटम इस एटम के साथ बाइंड करता है और ये दोनों एटम्स आपस में बाइंड करते हैं, तब जाकर क्या है एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है। कैसी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग, केमिकली बॉन्ड्स उनके अंदर फॉर्मेशन होती है। एटम्स मे बी डिपिक्टेड बाय द सर्कल शेप ईच ऑफ द विच हैज ए न्यूक्लियस एट द सेंटर। एटम को डिपिक्ट करने के लिए, एटम को शो ऑफ करने के लिए क्या हम इस तरीके के सर्कलिंग फॉर्मेशन करते हैं कि इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सराउंडेड बाय द सम और मोर कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द शेल और लेवल इन द इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ द एटम आर लोकेटेड एंड मार्केटिंग इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स एट ईच लेवल। ये शो ऑफ बताया है कि हम इसको कैसे करते हैं, इस तरीके से सर्कल करते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होते हैं? इस तरीके की शेल बनाते हैं, या फिर इनको हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं, लेवल्स भी बोलते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? राउंडिंग करते रहते हैं, 2, 8, 18 इस तरीके से। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? सेटअप रहते हैं। ये न्यूक्लियस होता है। इस तरीके से इसकी क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, जो हमने एक्सपेरिमेंटली इसको अब प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट थिंग ए सब्सटेंस कैन डिवाइड इनटू व्हाइल रिमेनिंग द सेम सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूल क्या बनाता है? ये जिस तरीके से वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर के अंदर इस तरीके के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? प्रेजेंट होते हैं। इसको जब हम और भी डिवाइड करते हैं तो ये क्या अपने एटम्स में टूट जाता है। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हाइड्रोजन के, 2 एटम्स ऑक्सीजन के, तब मिलके क्या है? एक मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन होती है और हम इसको अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है? इसका शो ऑफ किया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ द 2 और मोर एटम्स दैट आर बाउंड टुगेदर बाय द केमिकली बॉन्डिंग। जब केमिकली बॉन्डिंग के साथ एटम्स आपस में ज्वाइन करते हैं तब क्या बनता है? मॉलिक्यूल। व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम? अब हमने कहा था कि बहुत छोटा सा साइज होता है एटम का, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देखते। तो कितना छोटा होता है? द साइज ऑफ एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, मच स्मॉलर देन आवर इमेजिनेशन। जितना हम सोच रहे हैं उससे भी बहुत छोटा होता है। ए लेयर ऑफ एन एटम एज थिक एज ए थिन शीट ऑफ पेपर इज फॉर्म्ड विथ मोर देन मिलियंस ऑफ एटम आर स्टैक्ड टुगेदर।
अगर हम एक शीट की बात कर रहे हैं, पेपर की किसी भी एक शीट की बात कर रहे हैं, तो उस शीट के अंदर भी क्या है, मिलियंस ऑफ एटम्स जुड़ के क्या बनाते हैं, उसकी फॉर्मेशन करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द साइज ऑफ एन आइसोलेटेड एटम बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस। तो बहुत, जब एटम इतना छोटा होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उसके साइज मेजर करना बहुत सा इम्पॉसिबल होता है कि कितना छोटा हो सकता है, और उसके सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, मूव कर रहे हैं। साइज ऑफ एन एटम कैन बी एस्टिमेटेड बाय अज्यूमिंग दैट द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट एटम इज इक्वल टू द हाफ द रेडियस ऑफ एन एटम। क्या इमेजिनेशन किया है कि यहां से क्या है, इस एटम का और इस एटम के डिफरेंस क्या होता है, जब क्योंकि ये बात बाकायदा तो क्या होती है, इस तरीके से मिले हुए होते हैं कि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में डिस्टेंस कितना होता है कि इसके रेडियस का हाफ, यहाँ से और यहाँ तक, वो क्या होगी, इसका साइज होगा, क्योंकि आपस में बिल्कुल ये जुड़े हुए होते हैं। इस चीज को अज्यूम किया गया है, एस्टिमेट किया गया है, एक्यूरेट नहीं कह सकते हम इस चीज को। एटॉमिक रेडियस इज जनरली मेजर्ड इन द नैनोमीटर। हमने जब भी रेडियस को, मोस्ट ऑफ केसेस एटम के रेडियस को जब हम मेजर करते हैं तो उसके पीछे क्या लिखा होता है, nm, नैनोमीटर। यहाँ पर ये शायद गलत लिखा गया है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 10 to the 10 नैनोमीटर होता है, मीटर नहीं है ये। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10 to 9 mm, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 8 to the 10 mm, ग्रेन ऑफ द सैंड इट इज द 10 to the 4। इतना क्या इनका रेडियस होता है ये, और बहुत स्मॉल साइज का एटम होता है। एटम किससे मिलके बना हुआ होता है, अब ये बात आती है। हमने मैटर को देखा कि मैटर क्या है, अलग अलग एटम या मॉलिक्यूल से बनता है, मॉलिक्यूल्स एटम से बनते हैं। एटम किससे मिलके बनता है, एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों पार्टिकल से मिलकर क्या है, एटम की फॉर्मेशन होती है। सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, ये एक्सेप्शन है। एवरी एटम हैज ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दैट बाउंड्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट। हमने कहा इस तरीके से न्यूक्लियस होता है, सराउंडिंग सेल्स बनती हैं, इनके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स सर्कलिंग करते हैं, सराउंडिंग मूव करते हैं। न्यूक्लियस आर टिपिकली ए सिमिलर नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर टुगेदर नोन एज द न्यूक्लियॉन्स। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और नियरली क्या है, वो इक्वल होते हैं। अगर ये एक है तो नियरली ये भी क्या है, एक ही होता है। मोस्ट ऑफ केसेस क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अलग अलग क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अगर दोनों की हम इकट्ठा बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रॉन। याद करने का बहुत आसान तरीका है, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन और एन से न्यूट्रल। कोई भी चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन्स के ऊपर, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन नेगेटिवली न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। व्हाट इज द एटॉमिक मास? तो फिर एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द मास ऑफ एन एटम इन एन केमिकल एलिमेंट। एक एटम का मास क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक मास, और ये एटॉमिक मास कहां पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, U से। 1 AMU भी लिखा जाता है। 1 AMU इज इक्वल टू द एक्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम of carbon 14 and relative atomic mass of element is determined with respect to the 12 atoms। क्या कहा है कि 1/12 कार्बन 12 के अकॉर्डिंग, इसमें कहा है कि 1/12 होता है किसका, कार्बन 12 के एटॉमिक मास के इक्वल बराबर होता है 1 AMU, 1 एटॉमिक यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये इसके इक्वल होती है। तो इसका रिप्रेजेंट किसे किया जाता है, U से। प्रेजेंट कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर। इक्वल किसके होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर
32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40 यूनिट्स। इतना क्या है एटॉमिक मास यूनिट इसमें प्रेजेंट होता है। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। जो उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है वो उसका क्या है, मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल से मिलकर क्या है, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द एटम्स। डिस्क्राइबिंग द एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हमने एटम की स्ट्रक्चर पढ़ ली है। एटम इज आल्सो सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब यूनिट्स दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूट्रॉन। सब पार्टिकल्स उसके प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस के ऊपर हम क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज ए बल्की मास एट द सेंटर ऑफ एन एटम। एटम आर लार्जली वैकेंट। बाकी जो एटम्स क्या होते हैं उसमें स्पेस होता है, तो उसमें वैकेंसी बोलते हैं। ईच एलिमेंट हैज ए सर्टेन एटॉमिक नंबर। हर एक एलिमेंट का क्या होता है, एक एटॉमिक नंबर प्रेजेंट होता है। एटॉमिक नंबर इज द एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसका क्या है, एटॉमिक नंबर शो करते हैं, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अकेला प्रोटॉन शो करता है एटॉमिक नंबर। अगर हम प्रोटॉन में न्यूट्रॉन्स जोड़ देते हैं तो वो शो करता है एटॉमिक मास। इट इज डिनोटेड बाय द Z। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, Z से। We can talk about the mass of an atom. The mass of particle is taken into consideration. इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल मास। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव बिल्कुल नील के बराबर होता है। मास ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डिनोट किसे किया जाता है, ए से। रिप्रेजेंट किसे, उसकी यूनिट क्या होती है, U। ये डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है ए से, सॉरी एटॉमिक मास को। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। एटॉमिक मास को मेजर किया जाता है U से। एटॉमिक मास को मेजर, उसको डिनोट किया जाता है A से, लेकिन मेजर किया जाता है U से। और एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है Z से। A molecule is the smallest unit of a compound having the physical and chemical properties of that compound. ये हमने कहा पहले ही कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फ्रेगमेंट्स में हम उनको तोड़ सकते हैं, एटम्स मिलते हैं, एटम्स को तोड़ते हैं तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो वही बातें क्या है इसमें दोबारा से फिर से बताई गई हैं कि इसकी स्मॉलेस्ट सब यूनिट फिर क्या बनती है। मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल होता है, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन, ओजोन, कैल्शियम ऑक्साइड, ग्लूकोज, NaCl, ये सभी क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम इनको तोड़ते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से नाइट्रोजन के अलग अलग 2 एटम निकलेंगे, ऑक्सीजन के 3 एटम निकलेंगे, कैल्शियम और ऑक्सीजन निकलेगा। तो इनको क्या अलग अलग एटम्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ही हम इसको क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल। फोर्स बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल, कैसा फोर्स होता है? सिंपलेस्ट फोर्स बिटवीन द एटम आर दोज विच अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तब एक फोर्स अराइज होता है उनके बीच में। सिंपल एग्जांपल इज दैट से सोडियम फ्लोराइड। अगर हम सोडियम फ्लोराइड की बात करते हैं तो सोडियम एटम हैज द न्यूक्लियर चार्ज +1 विद 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द K शेल, 8 इन द L शेल एंड 1 इन द N शेल। डिवाइड होते हैं ये, जैसे उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का, 11। इतने ही क्या होते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करते हैं, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उससे आगे वाले सेल में भी 8 आते हैं। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं तो हमारे पास तो एक ही बचा, 2 + 8 = 10 और 11 - 10 = 1। तो नेक्स्ट सेल में क्या गया, 8 गया। अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो <5 होते हैं, 5 और <5 होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लूज करने की प्रॉपर्टी रखते हैं।
किसी और के साथ शेयर करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स उसी को दे देते हैं, तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर ये मोर देन 5 होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखते हैं, और जब लेते हैं तो इनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इनके ऊपर क्या है, एक ये चार्जिंग होती है। इलेक्ट्रॉन शेयर किया है इन्होंने, किसी और का चार्ज लिया है, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट किया है। इन शेल में रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले K सेल आती है, फिर L सेल आती है, फिर M आती है, आफ्टर दैट L आती है, KLMN आती है। नेक्स्ट सेल जो फोर्थ सेल होती है दैट इज N। लेकिन हमने यहाँ तो 3 ही सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है फिर, अब जैसे सोडियम के पास तो यहाँ 1 रह गया, अब जो फ्लोरीन एटम्स हैं उसके पास L सेल के अंदर 7 एटम्स होते हैं, इनके पास खुद के 7 है। लास्ट सेल के अंदर एक इन्होंने इसका ले लिया, तो इसकी तो सेल कंप्लीट होगी, 8 ही कंप्लीट होते हैं, और ये बॉन्डिंग हो जाती है। ये शेयरिंग प्रॉपर्टी होती है। जब सोडियम ने दिया है तो सोडियम के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फ्लोरीन ने लिया है तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, इसके अंदर ये बॉन्डिंग्स होती हैं, और बॉन्डिंग्स के थ्रू चार्जेस बनते हैं, फोर्सेस बनते हैं। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द सोडियम एटम में ट्रांसफर रेडली टू द फ्लोरीन एटम। सोडियम दे देगा क्योंकि उसके पास कम एटम है, कम इलेक्ट्रॉन है उसके एटम के पास, और फ्लोरीन के पास ज्यादा है। बोथ एटम्स हैव ए कंप्लीट शेल, बट द सोडियम नाउ हैज ए नेट पॉजिटिव चार्ज 1 एंड फ्लोरीन नेट पॉजिटिव चार्ज -1, क्योंकि इन्होंने एक दिया है और उसने एक लिया है, तो उसने उसके ऊपर -1 का चार्ज आएगा, और इसके पास +1 का चार्ज ही जाएगा। These ions therefore attract one another by direct Coulombic interactions। उनके बीच में जो इंटरेक्शंस हैं, उस इंटरेक्शन से दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। The forces between them is a strong is varies at the x-1 and the axis distance between the atom. It act as the directions of the joining। आप इसको याद ना रखें, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चार्जेस उसके अंदर प्रेजेंट हो गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। इस वजह से उनके शेप क्यों हुए हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या है, इंटरेक्शंस बनता है, जिससे वो बॉन्डिंग फॉर्मेशंस होती है, और वो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब हमने इतनी चीजों को पढ़ लिया, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि एटम्स को कैसे डिस्कवर किया गया था, फिर एटम कैसा होता था। ये 5 डिस्कवरीज हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने दी हैं। फर्स्ट है सॉलिड स्फीयर मॉडल, प्लैटिंग मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल, प्लैटनी मॉडल, क्वांटम मॉडल। ये जॉन डाल्टन के नाम से फेमस है, थॉमसन के नाम से फेमस है, ये रदरफोर्ड के नाम से, नील्स बोहर और अर्विन स्क्रॉडिंगर। ये करंट का है, 1926 में इन्होंने दिया था। सबसे पहले डाल्टन ने थ्योरी दी थी। एक हम यहाँ पर एक नॉर्मल सा ओवरव्यू लेते हैं। डाल्टन ने एटम्स के बारे में बताया था कि एटम इस तरीके का होता है, एक होल स्फीयर होता है। लेकिन थॉमसन ने कहा कि ये एक वाटरमेलन जैसा होता है, कि इसके अंदर इस तरीके से पॉजिटिव चार्जेस इसमें सर्कल करते हैं। और रदरफोर्ड ने इस तरीके का अरेंजमेंट कहा था कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है और नेगेटिव चार्जेस रिवॉल्व करते रहते हैं। नील्स बोहर ने कंप्लीट बताया कि पॉजिटिव चार्जेस सेंटर में प्रेजेंट है, लेकिन जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनका एक सर्कल स्फीयर है जो वो फिक्स है। और स्क्रॉडिंगर ने कहा कि पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में एक स्फीयर की फॉर्मेशन होती है जो अपने चार्जेस वहां पर शो करते हैं। तो 1 बाय 1 हम इन थ्योरीज को देखते हैं, कैसे इन्होंने इसको जस्टिफाई किया, क्या इनके ड्रॉबैक्स थे, कि क्यों इनको आगे माने नहीं गया। अगर डाल्टन ने ही बता दिया था तो फिर थॉमसन को आने की क्या जरूरत थी। लेकिन उन्होंने क्या एक दूसरे के ड्रॉबैक्स के बाद ये इंप्रूव किया गया था इन चीजों को पूरा जस्टिफाई करने के लिए, कि इस तरीके से अरेंजमेंट होता है एटम्स के अंदर, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, किस तरीके का अरेंजमेंट होता है। क्योंकि एटम इतना नेकेड है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो उसके स्ट्रक्चर्स को फिक्स करना कैसे बता सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के नाम से क्या है, एटॉमिक थ्योरी है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज ए साइंटिफिक थ्योरी ऑन द नेचर ऑफ मैटर put forward by the English physicist and the chemist John Dalton in the year 1808। इन्होंने यहाँ पर इस ईयर के अंदर अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने। इन्होंने क्या कहा था, इट स्टेटेड दैट ऑल मैटर वाज मेड अप ऑफ ए स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स नोन एज द एटम। सभी मैटर किससे बने हुए हैं, एटम से। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा कि एटम बने हुए हैं और एटम्स के विच आर इनविजिबल, जिनको हम देख नहीं सकते, और इनडिस्ट्रक्टिबल, उनको तोड़ भी नहीं सकते। वाइल एन एटम एलिमेंट्स एटम
were all the same size and mass, various element possesses atom of the various size and the mass. इन्होंने कहा एक एलिमेंट के अंदर एक एटम एक ही साइज का होता है, एक मास होता है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं, उनका साइज भी वेरी होता है और मास भी वेरी होता है, क्योंकि एलिमेंट बदलते ही क्या हो जाता है, एटम का साइज और मास दोनों बदल जाते हैं। उन्होंने क्या पोस्टुलेट दिए, उन्होंने क्या बताया था पहले कि उन्होंने बताया क्या, पोस्टुलेट मीन्स होता है कि उन्होंने क्या बताया था पहले से। मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड द एटम। उन्होंने ये बात कही कि जो मैटर है वो एटम से बना हुआ होता है और वो बहुत से इनडिवाइडेबल, जिनको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, अगर डिवाइड करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, और बहुत टेनी पार्टिकल्स हैं। All atom of a specific element are identical in mass, size and other properties. अगर हम एक एलिमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर जितने एटम्स हैं उनका मास, साइज और जो प्रॉपर्टीज होती है वो आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती है। एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड वेरी इन द मास एंड साइज। अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उसका एटम और उसका साइज, मास वो भी क्या है, डिफरेंट होता है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स, और स्मॉलर पार्टिकल्स में हम उसको डिवाइड भी नहीं कर पा रहे हैं। एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन विद ईच अदर इन ए फिक्स्ड होल नंबर रेशियो इन ऑर्डर टू फॉर्म द कंपाउंड। अगर एटम कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है तो एक फिक्स रेशियो के अंदर क्या है, वो कंबाइन करते हैं बहुत सारे एलिमेंट, उस एलिमेंट्स के बहुत सारे एटम्स के आपस में फिर कंबाइन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। एटम कैन बी रीअरेंज, एटम को रीअरेंज किया जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो ये उनके क्या है, पोस्टुलेट्स थे, ये उन्होंने बातें बताई थी। अब लिमिटेशंस की चीजें, फिर जो उन्होंने बातें कही वो सच थी या नहीं थी, उनको प्रूव किया गया। इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन्होंने कहा था कि उनको हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन हम कह रहे हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, अलग हो सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसमें, इस चीज को डिस्प्रूव कर देते हैं कि वो डिवाइडेबल नहीं है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटॉप। आइसोटॉप्स की बात उन्होंने नहीं बताई, जिसमें क्या होते हैं, जो नंबर है वो सेम होता है और मास डिफरेंट होता है, और आइसोबार में क्या होते हैं, मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। इन दोनों के बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया था, लेकिन ये चीजें भी क्या एग्जिस्ट करती हैं। हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्रिटियम। प्रोटियम भी बोला जाता है, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तीन क्या है उसके हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, जिनमें क्या है, नंबर सेम है, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और आइसोबार्स क्या होते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास सेम होता है। जैसे आर्गन का 40 है, कैल्शियम का भी 40 है, मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। एलिमेंट नीड नॉट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड। सेम रेशियो में नहीं हो सकते, उनमें डिफरेंस हो सकता है। जैसे ये देखो, सर्टेन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डज नॉट फीचर ए सिंपल रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। सुगर और सुक्रोज, कार्बन के कितने हैं, 11 है, हाइड्रोजन के 22 है, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 11 है। तो एटम्स क्या हैं, इनमें सभी एलिमेंट्स के अलग अलग हैं, तो वे भी क्या है, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, फिक्सिंग नहीं है। थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स के बारे में भी उन्होंने नहीं बताया। जैसे कार्बन है, कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड की फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट क्रिएचर है इस यूनिवर्स की, इससे सॉरी इस वर्ल्ड की, डायमंड सबसे क्या है, हार्डेस्ट है, और ये एक ही इसके हैं, कार्बन के ही दूसरा क्या है, ये एलोट्रॉप्स है, ग्रेफाइट, और ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है। बोथ ऑफ विच कंटेन ओनली कार्बन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द डाल्टन थ्योरी। ये डाल्टन थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशंस हैं, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, इस चीज को इन्होंने प्रूव नहीं किया। डाल्टन ने क्या कहा था, 16 ये था डाल्टन, इन्होंने इस तरीके से क्या है, इसको रिप्रेजेंट किया था 1808 के अंदर। नेक्स्ट वन इज द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उसके बाद थॉमसन आए 1900 के अंदर, उन्होंने क्या किया, थॉमसन के नाम से क्या आया, एटॉमिक मॉडल।
दिस मॉडल एक्सप्लेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम थ्योरेटिकली। उन्होंने थ्योरी करके जो एटम की इनर स्ट्रक्चर है उसको थ्योरेटिकली डिस्क्राइब किया। इट वॉज स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड बाय द सर जोसेफ थॉमसन ने इसको सपोर्ट किया, हु हैड डिस्कवर्ड एन इलेक्ट्रॉन अर्लियर, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को पहले डिस्कवर किया था। ड्यूरिंग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये याद करना कि आप थॉमसन ने क्या किया था, थॉमसन के एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज डिस्कवर्ड बाय द जे थॉमसन। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपेरिमेंटली किया है, डिस्कवर कर लिया था इन द 1897 के अंदर। कैथोड रे ट्यूब इज एन वैक्यूम ट्यूब, वो क्या है, बिल्कुल एम्प्टी होता है, वहां पर गैस भी नहीं होती, वो वैक्यूम होता है। नेगेटिव पार्टिकल्स आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने अपनी इस चीज को प्रूव किया था कि वहां पर क्या है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन्स। Thomson assumed that an electron is 200 times lighter than a proton and believed that an atom is made up of 1,000 of electrons. इन्होंने क्या अज्यूम किया था कि 200 टाइम्स 200 गुना टाइम वो जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन से लाइट वेटेड होते हैं। ये प्रोटॉन क्या है, हैवी वेटेड है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लाइट वेटेड है। और एटम्स किससे मिलकर बना हुआ था, 1000 ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। इन दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल ही कंसीडर एटम सराउंडेड बाय ए क्लाउड हैविंग ए पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव चार्जेस। एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल के थ्रू उन्होंने क्या किया कि एटम के सराउंडिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस का एक क्लाउड सा बना हुआ होता है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एन आयनाइजेशन ऑफ एयर बाय एक्सरे was also done by him together with Rutherford. थॉमसन ने रदरफोर्ड के साथ मिलकर एक एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया। They were the first to demonstrate it. ये पहला था जिन्होंने इस चीज को डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम इज सिमिलर टू ए पम्पडिंग। थॉमसन का जो मॉडल था वो पम्पडिंग जैसा था, जैसे वाटरमेलन होता है उसके अंदर जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उस तरीके से। ये देखो इन्होंने इस तरीके से बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज ये स्फीयर है, जिसके अंदर इस तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव चार्जेस है फिर जो प्रोटॉन्स हैं वो उसके सेंटर में होते हैं। इन्होंने इस तरीके से बताया था कि स्फीयर जो है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर क्या है, फिटेड है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्जेज होता है, नेगेटिव चार्जेज। थॉमसन ने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट डिफरेंट था। इन दोनों ने मिलकर बनाया था इस एक्सपेरिमेंट को, एक्सरे एक्सपेरिमेंट। उसमें ये बताया गया था बाद में कि इसमें जैसे एक्सरे गई और ये प्रोटॉन जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस थे और एक्सरे भी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, वो वहाँ से डाइवर्ट हो जाते थे, क्योंकि एक रूल होता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड द सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्जेस क्या कर देते हैं, इसको रिपेल कर देते हैं। पोस्टुलेट थॉमसन मॉडल के क्या थे, इन्होंने क्या अज्यूम किया था, एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के चार्जेस क्या है, इक्वल होते हैं, तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज कंपेयर टू द वाटरमेलन। वाटरमेलन से इसको कंपेयर किया गया था। वाटरमेलन सीड्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज द पॉजिटिव चार्ज। ये इसके क्या थे, पोस्टुलेट्स थे थॉमसन के। लिमिटेशंस क्या थे, इन्होंने ये नहीं बताया कि पॉजिटिव चार्जेस कैसे प्रेजेंट है और नेगेटिवली चार्जेस कहाँ प्रेजेंट है। दिस थ्योरी पोजिशन नहीं बता पाए। न्यूक्लियस के अंदर, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस की क्या है पोजिशन, कहाँ होती है, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। थॉमसन मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय ए थिन मेटल फॉइल्स। ये जो अल्फा पार्टिकल्स आए हैं वो कैसे अपने पाथ से डाइवर्ट हो गए, इन चीजों को वो एक्सप्लेनेशन में नहीं बता पाए। नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन दिस सपोर्ट, इस चीज को वो ये नहीं प्रूव कर पाए कि इसी तरीके का अरेंजमेंट होता है, उसका एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए इस चीज को। तो ये क्या है, उसकी लिमिटेशंस थी, इस वजह से ये क्या है, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया।
रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, उन्होंने एटम की स्ट्रक्चर बताई। Rutherford and British scientists conducted a experiment, and based on the observation of this experiment, he proposed the atomic structure of elements and gave the Rutherford atomic model. उन्होंने अपने नाम से फिर एक एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। उसके रिप्रेजेंटेशन में न्यूक्लियस कहाँ होता है, पॉजिटिव चार्जेस कहाँ होते हैं, उन सब चीजों को उन्होंने बताया। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। Rutherford conducted an experiment by the bombardment a thin sheet of gold with alpha particles and then studied the trajectory of these particles after their interactions with the gold foil. उन्होंने गोल्ड की बहुत सी थिन एक शीट ली, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई और उनके बाद उनका मोमेंट्स जो था वो देखा और ट्रेजेक्ट्री मोशंस कि वो कई बहुत सी जगह से तो क्या है कि सिंपल निकल गए, कई जगह से क्या है वो इस तरीके से जिससे यहाँ टकराए या इस एक एंगल से वहीं से डाइवर्ट हो गए, कुछ थे कि कम एंगल से डाइवर्ट हुए, कुछ थे कि डायरेक्ट चले गए। तो वो किस तरीके का अरेंजमेंट था, वो क्यों गए, किस तरीके से, उसके बाद उन्होंने इस चीज को रिप्रेजेंट किया। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में क्या है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं। उन्होंने बाद में इस चीज को जस्टिफाई किया। ऑब्जर्वेशन में क्या कहा उन्होंने, मेजर फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डमेंट टुवर्ड द गोल्ड शीट पास्ड थ्रू इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस, हेंस मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। इस चीज से ये पता आया कि जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या इसकी शेल प्रेजेंट है, जो हम बाद में आज बता रहे हैं इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद कि अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर गोल्ड फॉइल के ऊपर आए, जो इस स्पेस में थे वो तो निकल गए, स्पेस के थे वो भी निकल गए, जो ब्लैंक स्पेसेस थे वहां से क्या किया निकलते रहे। तो इस वजह से क्या बता पाया है कि इसके अंदर एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस क्या है खाली है। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड शीट वेरियस स्मॉल एंगल्स एंड हैंस पॉजिटिव चार्जेस। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्जेज होता है, जो पॉजिटिव से टकराता है तो वो क्या करते हैं रिपेल करते हैं। इन्होंने क्या बताया कि कुछ तो ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो लार्ज एंगल से डाइवर्ट हुए, कुछ थे जो स्मॉल एंगल से डाइवर्ट हुए। तो इन्होंने क्या कि पॉजिटिव चार्जेस क्या हैं इन एटम इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जगह पर प्रेजेंट नहीं है। द पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम, एक ही जगह पर एक छोटी सी जगह पर प्रेजेंट है, सब जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह में। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि सब जगह इक्वल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो सिर्फ एक जगह पर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस नहीं बता पाई है, लेकिन इन्होंने बताया था, इन्होंने कहा था कि एक जगह पर ही इक्वल प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, पूरे एटम के अंदर प्रेजेंट नहीं है। वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो बैकवर्ड डिफ्लेक्ट हुए। दैट इज ओनली a few alpha particles had nearly 180 एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और उनमें से भी बहुत जो डिफ्लेक्शंस के बाद काउंट किए गए कि अल्फा पार्टिकल्स इतने डिफ्लेक्ट हुए हैं, और उनमें से भी जो 180 डिग्री के ऊपर डिफ्लेक्शंस हुए हैं वो बिल्कुल ही बहुत कम थे। सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं पूरे एटम में, तो उस टोटल वॉल्यूम्स में भी एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्जेस बहुत थोड़े से वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, सब जगह प्रेजेंट नहीं है। इसके रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल था जो बेस्ड ऑन अबव ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज्ड द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट। उन्होंने फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है एक एलिमेंट की रिप्रेजेंट की। Positive charged particles and the most of mass of an atom are concentrated in the extremely small volume. He called this region an atom as a nucleus. उन्होंने उस न्यूक्लियस उसे जिस लोकेशन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं और पूरा एटॉमिक मास वहां पर उस एटम का प्रेजेंट है, उसको नाम दिया न्यूक्लियस। Rutherford model proposed that the negatively charged electrons are surrounding the nucleus of an atom. नेगेटिवली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो सराउंडिंग में क्या है मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। इट इज स्पीड ऑफ सर्कुलर पाथ, मूव कैसे करते हैं सर्कुलर पाथ में। ही नेम्ड दिस सर्कुलर पाथ एज ऑर्बिट, उन्होंने इसको क्या नाम दिया ऑर्बिट।
आज हम इनको शेल भी बोलते हैं, लेवल भी बोलते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने इसको क्या नाम दिया था? ऑर्बिट। Electrons being negatively charged and nucleus being a densely concentrated mass of positive charged particles are held together by a strong electrostatic force of attraction. यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये मूव कर रही हैं, तो ये पार्टिकल्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के थ्रू अपनी फिक्सिंग लेवल्स में क्या है? प्रेजेंट। लिमिटेशंस क्या थी? अब ये फेल क्यों हुआ? Rutherford proposed that the electrons revolve around the nucleus in a fixed path called the orbit. According to Maxwell, accelerated charged particles emit electromagnetic radiations, and hence an electrons revolving around the nucleus should emit electromagnetic radiations. अब मैक्सवेल ने कहा कि चलो रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? सर्कल में मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन जब वो मूव कर रही हैं उस ड्यूरेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या करते हैं? वो छोड़ रहे हैं। और जब ऐसे पार्टिकल्स करते ही हैं, चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि हमने चार्ज कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसा कर रहे होंगे। दिस रेडिएशंस वुड कैरी एनर्जी फ्रॉम द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच वुड कम एट द कॉस्ट ऑफ श्रिंकिंग एन ऑर्बिट। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट कर रही हैं, तो दैट मीन्स उनकी एनर्जी क्या है? कम हो रही है। और जब एनर्जी कम हो रही है तो धीरे धीरे क्या करेंगे? वो श्रिंक करेगी उनके ऑर्बिट्स, वो अपनी जो शेल है उनमें से क्या करें? कम जो लोकेशन, जैसे पहले वो इतने सर्कल में घूम रहे थे, ये न्यूक्लियस है, अब ये क्या है? इनकी एनर्जी कम होती जाएगी, तो ये क्या करेंगे? धीरे धीरे इस तरीके से जाएंगे, क्योंकि जब किसी की एनर्जी हाई होती है तो वो अपर ऑर्बिट को कैरी करता है, अब कम हो रही है तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे इस तरीके से नीचे आएगा और आखिर में क्या करेगा? ये न्यूक्लियस में जाएगा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। Calculations that have shown that as per the Rutherford model, electrons would collapse in the nucleus is in less than 10 to the 8 second. So the Rutherford model was not in accordance with Maxwell theory and could not explain the stability of an atom. वो इस चीज को नहीं बता पाया कि फिर एटम स्टेबल कैसे है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर प्रोटॉन प्रेजेंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब वो इन्होंने कहा कि कोई चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व करता है तो अपनी एनर्जी को लूज करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और वो जब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या करेगा? वो उसके न्यूक्लियस में जाएगा, इस तरीके से घूम के कम होती रहेगी एनर्जी, और वो क्या है? न्यूक्लियस में जाता रहेगा। तो फिर जो एटम है वो स्टेबल कैसे रहा? इस चीज को एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। He did not say anything about the arrangement of electron in atom. कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट हो, इस चीज को भी जस्टिफाई नहीं कर पाए। They were the base for the future development in the world of quantum mechanics. इसके अकॉर्डिंग ही रदरफोर्ड के बाद ही क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुई कि एटॉमिक मॉडल कैसे रिप्रेजेंट होता है, एटॉमिक मॉडल कैसा है, कैसे एटम स्टेबल होता है, उन सब चीजों के बाद इसके बाद ही उनकी चीजें स्टार्ट। आफ्टर दैट बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, इसके बाद बोहर का मॉडल आया। बोहर मॉडल ऑफ एन एटम वाज प्रपोज्ड बाय द नील बोहर इन द 1915। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द मॉडिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल को इन्होंने मॉडिफाई किया। रदरफोर्ड मॉडल इंट्रोड्यूस्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम इन विच दे एक्सप्लेन दैट ए न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज वो बता चुके थे कि जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और नेगेटिव चार्ज के यहाँ उसके सर्कल में इस तरीके से सराउंडिंग में घूम रहे हैं। बोहर मॉडिफाई दिस atomic structure model by explaining that electrons move in a fixed orbits and not anywhere in between, and he also explained that each orbit has a fixed energy level. Rutherford basically explained the nucleus of an atom and Bohr modified that model into electrons at their energy level. अब जिस एनर्जी लेवल का इशू हुआ था रदरफोर्ड के टाइम पर, और उसको बोहर ने क्या कर दिया? शॉर्ट आउट किया। उन्होंने क्या कहा कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल की सेल प्रेजेंट होती हैं सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ये देखो यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसके बाद क्या है? शेल प्रेजेंट है, के शेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, जिनको हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं, लेवल्स भी बोलते हैं। और ये क्या है? अपने एनर्जी लेवल के साथ क्या है? फिक्स है।
कि K का एनर्जी लेवल अलग है, L का अलग है, M का अलग है और N का अलग है। तो ये क्या है, बोहर ने इस तरीके से कि अलग अलग एनर्जी लेवल के एटम इलेक्ट्रॉन्स के क्या है ऑर्बिट और सराउंडिंग द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर। पोस्टुलेट क्या है बोहर के, in an atom electrons are revolve around the positively charged nucleus in the definite circular path called the orbit and the shell or the level। तीनों नाम इसके आपको याद रखने हैं कि नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ में घूम रहे। Each orbit or cell has a fixed energy and these circular orbit are known as the orbit shell। और इनकी क्या है, इन ऑर्बिट्स और इन सेल की क्या है, फिक्स्ड एनर्जी है। एनर्जी लेवल क्या है इनका, फिक्स है, जिनको हम ऑर्बिटल सेल बोलते हैं। एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड इन इंटीजर्स, कैसे रिप्रेजेंट किया, 1.3 नाम दे सकते हैं हम इनको, या फिर KLMN भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल बाय गेनिंग required energy and an electrons move around a higher energy level to the lower energy level by losing energy। जब इनको एनर्जी मिल जाती है तो ये लो टू हाई मूव करते हैं और जब इनकी एनर्जी कम हो जाती है तो ये हाई टू लो वापस आ जाती है। तो ये एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है कि एटम्स की अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एनर्जी लेवल क्या है। इस तरीके से अगर N के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है तो वो N1 के अंदर आकर मूव कर सकता है। N1 के अंदर एनर्जी कम होती है, 2 में उससे ज्यादा होती है, 3 में उससे ज्यादा, 4 में उससे भी ज्यादा। तो इस तरीके से क्या है, ऑर्बिट्स की एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव करते हैं। फोटॉन्स इज एमिटेड विद एनर्जी, इन्होंने फोटॉन्स एटम के अंदर क्या होते हैं, इसके दोनों नेचर होते हैं, ड्यूअल नेचर होता है, लाइट के नेचर होता है, फोटोन आता है उसके अंदर, वो आपको फिजिक्स का एक टॉपिक और आएगा उसके अंदर बताया जाएगा कंप्लीट। आपको यहाँ तक याद रखना कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, ये शेल है या फिर ऑर्बिट्स हैं जिनका एनर्जी लेवल क्या है, बढ़ता जाता है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब एनर्जी गेन कर लेते हैं तो ये नेक्स्ट सेल के अंदर चले जाते हैं, अगर एनर्जी लूज कर देते हैं तो ये प्रीवियस सेल के अंदर आ जाते हैं। अब बोर के अंदर भी क्या है, लिमिटेशंस है। बोर मॉडल ऑफ एन एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट। क्या होता है जीमैन इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। तो एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो, ये चीज बोर एक्सप्लेन नहीं करता। ही आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी, एटम का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये इसके क्या है, ड्रॉबैक्स है। इट वॉलेट्स द हेंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, इस चीज को भी ये जस्टिफाई नहीं कर पाए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम लार्ज एटम। लार्ज एटम का अलग अलग स्पेक्ट्रा के अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से होगा उस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। आफ्टर दैट कमिंग स्क्रोडिंगर एटॉमिक थ्योरी। अब स्क्रोडिंगर आए, इन्होंने क्या बताया था, रीजन ऑफ स्पेस दैट सराउंड ए न्यूक्लियस इन विच 2 इलेक्ट्रॉन्स में रैंडमली मूव, विच इज द क्वांटम मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा कि एटम के जो फर्स्ट सेल होती है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में मूव करते रहते हैं। स्क्रोडिंगर सेड दैट ऑल मैटर्स एक्ट एज अ वेव एंड इलेक्ट्रॉन्स themselves वर्क वेव लाइक। स्क्रोडिंगर ने मैटर की स्टेट बताई कि उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो वेवी नेचर के भी होते हैं, ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेवी नेचर भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें वेव की तरह कौन एक्ट करता है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स। He said that electrons were constantly moving, did not have any definite or fixed position in the atom. इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। He said that the electrons were given probable reason that are called the atomic orbitals. और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है, वो मूव करते रहते हैं। Atomic orbitals are sorted with energy level and distributed different electronic clouds. इनकी अपने एक एनर्जी लेवल होता है, ये बात इन्होंने भी मानी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एक एनर्जी लेवल होता है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब प्राइमरी ऑर्बिटल्स इन्होंने डिवाइड किए S, P, D एंड F ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिट्स बने थे अभी, लेवल्स जो बने थे, उनको भी इन्होंने आगे और डिवाइड कर दिया S के अंदर, उसकी सब सेल होगी S, P, D एंड F।
अर्विन स्क्रोडिंगर टुक द आइडियाज डेवलप्ड बाय डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली का एक आइडियाज था, उसको यूज किया इन्होंने और sp एंड df के ऑर्बिटल्स में इसको और भी आगे डिवीजन कर दिया। स्क्रोडिंगर वाज करेक्ट अबाउट हिज एटॉमिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, कैन नॉट बी गिवन ए डेफिनेट पोजिशन विद इन द एटम। एक डेफिनेट पोजिशन नहीं है लेकिन एक प्रोबेबल रीजन है, उस रीजन को क्या कहा है उन्होंने, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक एनर्जी का एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, प्रोबेबल रीजन जिसको उन्होंने माना है कि उतने एनर्जी लेवल पे यहाँ तक ही इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, तो उन्होंने उसको क्या कहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दे ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन द सेम पैटर्न एवरी टाइम लाइक द प्लेनेट ऑर्बिट द सन। जैसे सन के चारों तरफ ऑर्बिट्स के अंदर प्लेनेट रिवॉल्व करते रहते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूव करते रहते हैं डेफिनेट पाथ के अंदर। ये देखो हम उन्होंने क्या कहा था, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिट्स हैं और इन ऑर्बिट्स के अंदर भी क्या है, अब इन्होंने सेल और भी डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट ऑर्बिट्स है उस फर्स्ट सेल के अंदर एक ही सब शेल है, दैट इज एच। सेकंड के अंदर क्या आ गया, एस एंड पी। थर्ड के अंदर क्या आया, एस पी एंड डी। फोर्थ के अंदर क्या जाएगा, एस पी डी एफ। और फिर उनके आगे स्टार्ट हो जाएंगे 1s 2s 3s 4s 5s 1p 2p 3p, ऐसे ही 1d 2d 3d, फिर f स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, उसके आगे स्क्रोडिंगर के अकॉर्डिंग इसके भी आगे क्या है, एक शब शेल है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना ही आपका ये टॉपिक था, इतना आपको याद करना है। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है।